दोस्तों, आज की क्लास में हम 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने 1853 का चार्टर एक्ट अच्छे से समझ लिया है। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख लेंगे तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम अच्छे से समझ पाएंगे। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कितना आपको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि और थोड़ा सा परिचय। तो देखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम ये पारित किया गया 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 का विद्रोह भारत में हुआ, इससे यह जाहिर हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन चलाने में सक्षम नहीं है। उसका शासन जो है वो सही नहीं चल रहा है। व्यापक विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। अब इंग्लैंड की सरकार सीधे भारत का शासन अपने हाथ में लेना चाह रही थी। तो इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। पूरा नियंत्रण जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया या इंग्लैंड की सरकार के पास चला गया। तो आप समझ गए इसका उद्देश्य क्या था। अब यह अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह अधिनियम 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और लागू कब किया गया? 1 नवंबर 1858 को जो है ये लागू किया गया। अब इस अधिनियम का नाम देख लें तो इसका जो है ऑफिशियल नाम है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा और देखें तो उस समय इंग्लैंड की रानी कौन थी? तो उस समय इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। इनको जो है जरूर याद रखिएगा, आपसे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। इस अधिनियम में कुल कितने सेक्शन थे, यानी धाराएं थी? तो कुल 74 सेक्शन थे। 74 सेक्शन या धारा थी। और बाद में ये जो है संशोधन करके 109 कर दी गई। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहीं कहीं बुक में आपको 109 मिलेगा। ये संशोधन करने के बाद हुआ। मूल रूप से आपसे पूछा जाए तो 74 सेक्शन या धाराएं थी। अब थोड़ा सा हम देखें तो 1858 का विद्रोह एक निर्णायक मोड़ था। इसने इतिहास बदल दिया। इतिहास क्या बदल दिया? कि शासन सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चला गया। किसके पास? इंग्लैंड की सरकार के पास। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। आपको बता चुके हैं यहाँ पर कंपनी रूल था पहले 1858 के पहले। अब 1858 से जो है क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा, यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है भारत पर होगा, यानी ब्रिटिश सरकार का सीधे सीधे शासन होगा। आज समझ गए? आगे देखें तो इससे क्या हुआ? कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन हो गया। कंपनी की प्रशासनिक शक्तियों का अंत हो गया। भारत में शासन की सारी जिम्मेदारी अब ब्रिटिश क्राउन की हो गई। यहाँ पर जो है पहले कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कौन हो गया? ब्रिटिश क्राउन। पर ये लिखा हुआ है, यानी जो शासन और प्रशासन था ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश संसद को स्थानांतरित हो गया भारत का पूरा शासन। ओके, आगे देखें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसका क्या हुआ? हम लोगों ने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये तो पहले से थे, जब कंपनी स्थापित हुई तभी से थे। तो इन दोनों संस्थाओं का अंत कर दिया गया इस 1858 के भारत शासन अधिनियम से। तो यहाँ पर देखिए, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। अब दोनों संस्थाओं का अंत कर दिया गया, यानी दोनों संस्थाएं सीधे सीधे समाप्त कर दी गई। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था? तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा बना था 1784 में। उस समय जो है डुअल कंट्रोल की व्यवस्था हुई थी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी था, दोनों जो है मिलके भारत का शासन चला रहे थे। अब इस व्यवस्था को समाप्त करके क्या कर दिया गया? सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारत का शासन आ गया। आगे नेक्स्ट देखें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये नया पद बनाया गया। क्या नाम है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि कौन सा नया पद बनाया गया और किसके स्थान पर बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि भारत का शासन सीधे चलाएगा,
तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये याद रखिएगा, ये नया पद बनाया गया। ये कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था। जो ब्रिटिश संसद थी उसकी जो कैबिनेट थी उसका एक सदस्य होता था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति जवाबदेह था। इसके प्रति, संसद के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति। भारत पर व्यापक नियंत्रण, इसको जो है भारत पर जो है कंप्लीटली नियंत्रण दे दिया गया। ये जो है इसका व्यापक नियंत्रण हो गया। प्रथम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था? तो कौन था? लॉर्ड स्टेनले। ये देखिए लॉर्ड स्टेनले का यहाँ इमेज है, देख लीजिए, ये लॉर्ड स्टेनले हैं और ये भारत के प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब खत्म किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष भी लॉर्ड स्टेनली थे। कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो 1858 में समाप्त कर दिया गया, उस समय जब समाप्त किया गया तो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी जो है लॉर्ड स्टेनली थे। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड स्टेनली थे। और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? वो भी जो है लॉर्ड स्टेनली थे। बात आप समझ गए होंगे। देखिए आगे, तो भारत और ब्रिटेन के बीच मुख्य प्रशासनिक कड़ी, ये जो लॉर्ड स्टेनली है या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ये जो है भारत और ब्रिटेन के बीच की एक कड़ी के रूप में है। ठीक, भूमिका क्या है? तो भारत से संबंधित नीतियों, निर्देशों और आदेशों को जारी करना, प्रशासन पर नियंत्रण रखना, वित्त, सेना, संधियों, नियुक्तियों आदि पर अधिकार रखना, ये सब सारा काम इसका था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, यानी ब्रिटिश सरकार का था। बात समझ गए? क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये जो है ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। थोड़ा सा और देखें तो भारत पर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण को सुनिश्चित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पद था, कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। आगे देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां जो है ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे। तो देखिए, काउंसिल पर प्रभाव, इस पद के साथ साथ एक काउंसिल भी बनाई गई थी। काउंसिल को हम आगे देख लेंगे अभी। वह काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमुख होता था। जो काउंसिल बनाई गई थी उसमें 15 मेंबर्स थे, 15 सदस्य थे। उसका जो है अध्यक्ष कौन होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये जो है काउंसिल का अध्यक्ष होता था और नियंत्रण रखता था। आदेश और निर्देश, तो भारत के प्रशासन से संबंधित आदेश और निर्देश जारी करने की शक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की थी। वित्तीय नियंत्रण, ये जो है वित्तीय नियंत्रण भी रखता था। भारत से पत्राचार, यानी भारत में जो वायसराय था उस समय, गवर्नर जनरल का पद बदल दिया गया, अब वो जो है वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, तो उससे पत्राचार करने की शक्तियाँ, ये सारी शक्तियाँ जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी। सीक्रेट डिस्पैच, यानी जो गोपनीय मामले थे, यानी जो सीक्रेट डिस्पैच थे, उसको जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भेज सकता था भारत में। यानी जो वायसराय था भारत का, उससे जो है गोपनीय मामलों के लिए लेटर भेज सकता था, उस पर चर्चा कर सकता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उसके लिए जो है काउंसिल के सभी सदस्यों को बताना आवश्यक नहीं था। यानी टोटली अलग से एक सेल्फ, स्वयं से काम कर सकता था वायसराय के साथ। आपात एवं विशेष शक्ति, आवश्यकता या आपात स्थिति में वह काउंसिल के औपचारिक सलाह के बिना भी निर्णय व कार्यवाही कर सकता था। यानी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, हालांकि काउंसिल सलाहकार समिति थी, लेकिन ये जो है स्वयं से निर्णय ले सकता था, आपात हो या गोपनीय मामले हो। इसके लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को विशेष शक्तियां दी गई थी। आगे देखें नेक्स्ट, तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो परिषद थी उसके बारे में समझ लें। देखिए, हमने ऊपर अभी समझा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, उसके लिए एक काउंसिल बनाई गई। काउंसिल यानी एक परिषद बनाई गई, परिषद। अब इसको समझ लें, तो जो काउंसिल थी, परिषद थी, उसमें जो है कुल 15 सदस्य थे। सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती थी? 7 सदस्य जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से चुने जाते थे और 8 सदस्य जो है क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यानी कुल 15 सदस्यों की काउंसिल थी, ये परिषद थी। और यह किस लिए थी? तो यह इसलिए थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सलाह दे सके। बात समझ गए?
इनकी जो योग्यता रखी गई वह योग्यता ये थी कि अधिकांश सदस्यों के लिए भारत में कम से कम 10 वर्ष सेवा या निवास का प्रावधान किया गया, कि वही व्यक्ति जो है काउंसिल का सदस्य बन पाएगा जो कम से कम 10 वर्ष भारत में रहा हो, कंपनी की सेवा की हो, तो वही व्यक्ति जो है क्या बन पाएगा, काउंसिल का सदस्य यानी परिषद का सदस्य बन पाएगा। बात समझ गए। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि 7 सदस्य जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से होंगे, 8 सदस्य जो है क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, कुल 15 सदस्यों की काउंसिल बनेगी। और इनका मुख्य काम क्या था, मुख्य काम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सलाह देना। समझ गए। यहाँ पर देखिए जो कार्यकाल था, कार्यकाल जो है कितना था, 10 वर्ष था, ये निश्चित किया गया। और आवश्यकता अनुसार पुनर्नियुक्ति संभव थी, यानी जरूरत पड़े तो फिर से जो है नियुक्ति की जा सकती थी। परिषद की भूमिका, क्या इनकी भूमिका थी, तो भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता करने वाली सलाहकार परिषद थी। आपको अभी हम बता चुके हैं कि इसका काम क्या था, सलाह देना। किसको, भारत सचिव को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है सलाह देना इस परिषद का मुख्य काम था। हालांकि काफी शक्तियां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव को मिली थी अलग से, वो जो है काफी निर्णय ले सकता था, ठीक, लेकिन जो है ये सलाह के रूप में सलाहकार थे। भारत संबंधित प्रशासनिक मामलों पर सलाह देना इसका मुख्य कार्य था। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य काम क्या था और इसमें कितने मेंबर्स थे और मेंबर्स कहाँ कहाँ से चुने गए थे। ठीक है, आगे देखें। तो गवर्नर जनरल से वायसराय, इस 1858 के भारत शासन अधिनियम से क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसको अब वायसराय कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखिए, वो पद वैसे ही था, बस अब उसको जो है वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। यह ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बना, यानी जो अब वायसराय होगा, वायसराय ना, ये कौन होगा, अब ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होगा, यानी ब्रिटिश संसद का यानी ब्रिटिश सरकार का जो है प्रतिनिधि के रूप में ये काम करेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन शासन समाप्त कर दिया गया। अब वह दोनों पदों पर था, यानी गवर्नर जनरल भी था, वायसराय भी था, इस बात को आप अच्छे से जानते रहिए। भारत में उसे वायसराय कहा जाने लगा। कौन थे वायसराय भाई उस समय के, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ये जो है भारत के प्रथम वायसराय। और आपसे पूछ ले कहीं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो कौन थे भाई, लॉर्ड कैनिंग ही थे। आप अच्छे से जानते रहिए कि इनको जो है अब वायसराय का पद दे दिया गया। तो प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। अब जो है कंपनी के रूल की जगह क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया, ये परिवर्तन हुआ, इसीलिए जो है गवर्नर जनरल के पद के नाम को बदल दिया गया, वायसराय कर दिया गया। देखते हैं आगे, नियुक्तियों में परिवर्तन। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कुछ बातें दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि अब नियुक्ति कौन करता था, यानी कौन नियुक्त करता था। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आप इसे जान लीजिए। गवर्नर जनरल की नियुक्ति, सबसे पहले हम गवर्नर जनरल की नियुक्ति को समझ लें कि इसकी नियुक्ति कौन करता था, तो कौन करता था, क्राउन करती थी। अब यानी अब गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा होगी, ब्रिटिश सरकार द्वारा होगी, सीधे सीधे। बॉम्बे मद्रास के गवर्नर, यानी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो क्राउन, क्राउन द्वारा जो है उनकी भी नियुक्ति होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा, तो क्राउन द्वारा होगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जो वायसराय नया पद बना उसकी जो काउंसिल थी, उस काउंसिल के सभी मेंबर्स की नियुक्ति कौन करेगी, तो क्राउन करेगी। क्राउन का बढ़ता नियंत्रण है, तो इन सब नियुक्तियों की वजह से भारत पर क्राउन का कंप्लीटली नियंत्रण हो गया। आज समझ गए। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा किसकी किसकी नियुक्ति हो रही है, यहाँ पर गवर्नर जनरल की, बॉम्बे मद्रास के गवर्नर की, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, इन सब से जो है क्राउन का नियंत्रण बढ़ा। आगे देखें नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज एवं प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 1853 के चार्टर एक्ट में देखा था कि ओपन कंपटीशन यानी खुली प्रतियोगिता होगी, यानी भारतीयों को ब्रिटिश शासन में जाने का मौका मिला था। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ देखें। सेवाएं क्राउन के अधीन, यानी जो भी सेवाएं होंगी अब जो है किसके अधीन होंगी, क्राउन के अधीन मानी जाएंगी। इसके पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मानी जाती थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई है। अब जो है
जो भी सेवा होगी वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन मानी जाएंगी। 1853 की ओपन कंपटीशन, हमने अभी बताया कि 1853 से ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, यानी कोई भी कंपटीशन में बैठ के भारतीय प्रशासन में जा सकता था। तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वह व्यवस्था जो है जारी रही, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनी कर्मचारियों की सेवा और पेंशन, तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी सेवा, अधिकारों और पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, और यह किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश क्राउन द्वारा। प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, यानी भारत का जो प्रशासन था वो अधिक केंद्रीकृत होकर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। हमने देखा कि 1773 से जो केंद्रीकरण व्यवस्था स्टार्ट हुई वो 1858 में आके और जो है ज़्यादा प्रभावी हो गई, कंप्लीटली प्रभावी हो गई। टोटल जो है केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। आगे देखें नेक्स्ट, कंपनी की संपत्ति, संधियां एवं दायित्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कंपनी की संपत्ति थी भारत में वो जो है अब क्राउन के अधीन हो गई। जो संधियां उसने भारत में की थी, जो समझौते किए थे, वो सब क्राउन ने मान लिए कि ठीक है हम जो है उसको मानते हैं। दायित्वों का हस्तांतरण जो है वो क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, जो भी दायित्व था कंपनी का। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों का अंत, यानी जो कंपनी के प्रशासनिक अधिकार थे ना, जो 1833 के बाद बने रहे, यानी 1833 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1833 के बाद जो है कंपनी के प्रशासनिक अधिकार बने रहे, वो प्रशासनिक अधिकार अब कंप्लीटली समाप्त कर दिए गए। बात समझ गए? आगे देखें नेक्स्ट, तो महारानी की घोषणा वो कब हुआ? 1 नवंबर 1858 को, यानी ये जो है अधिनियम 1 नवंबर 1858 को जो है लागू किया गया, और उसी समय जो है महारानी का घोषणा पत्र जो था वो पढ़ा गया। उसमें जो है क्या क्या बातें थी वो आप जान लें। तो उसमें जो है धार्मिक हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई 1858 में। इसके बाद जो है किसी भी प्रकार का धार्मिक हस्तक्षेप नहीं किया गया। देशी रियासतों की संधियों का सम्मान किया गया। इस जो है 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र में दत्तक उत्तराधिकार की स्वीकृति, यानी इसके पहले लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक उत्तराधिकार को अस्वीकार कर दिया था, उसकी स्वीकृति दे दी गई इस जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो दत्तक उत्तराधिकार जो लॉर्ड डलहौजी ने नहीं माना था उसको जो है कब स्वीकृति दी गई? तो कब दी गई? भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। क्षेत्रीय विस्तार से परहेज, अब जो है जो इंग्लैंड की सरकार है वो जो है विस्तार की नीति को उसने छोड़ दिया, यानी अब जो है और राज्यों को नहीं जीतेगी। जो भी संधियां, जो भी समझौते किए गए हैं उसको मान लिए गए। समान न्याय का आश्वासन, यानी जो है अब सबको समान न्याय दिया जाएगा ऐसा आश्वासन दिया गया इस भारत शासन अधिनियम 1858 में। ऐसा क्यों किया गया? तो आप समझ ही रहे हैं कि एक बड़ा विद्रोह अभी अभी हुआ है 1857 का। उसके बाद ये जो है ये घोषणा की गई, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार को ये डर था कि भाई इससे बड़ा विद्रोह और हो सकता है, नहीं? तो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई। तो हम देख लें महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य। तो क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इस घोषणा द्वारा औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी उत्तराधिकार की जो अस्वीकृति थी लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकार को नहीं माना था, उसको जो है इस घोषणा पत्र द्वारा समाप्त कर दिया गया, यानी उत्तराधिकार अब जो है वैध हो गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। तो कंपनी शासन का अंत, हमने पहले ही बता दिया कि इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके शासन का अंत हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, भारत का शासन क्राउन के अधीन हो गया, कंपनी की प्रशासनिक शक्तियों का अंत हो गया, भारत में शासन की सारी जिम्मेदारी अब ब्रिटिश क्राउन की हो गई। तो ये बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के शासन से कोई लेना देना नहीं है। अब जो है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन चलाएगी, यानी महारानी विक्टोरिया चलाएंगी, यानी ब्रिटिश संसद चलाएगी। समझ गए बात? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे।